नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गांव के लोग यूट्यूब चैनल में। मैं हूं पूजा। आज आमने सामने में हम बात करेंगे शिव कुमार यादव जी से, जो कि साहित्य की दुनिया में किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिनके द्वारा लिखित कई कहानियां, कई कविताएं लोगों को प्रेरणा देती हैं। इनकी आम जिंदगी से लेकर के साहित्य जगत के सफर के बारे में हम जानेंगे शिव कुमार यादव जी से। इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबान। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि मेरे दर्शकों को आप अपना परिचय दें कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है, आपने यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों के बारे में सबसे पहले बताएं। सबसे पहले मैं गांव के लोक पत्रिका के पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामना। मैं शिव कुमार यादव और जन्म का क्या बताऊं। मैं दो राज्यों से, पश्चिम बंगाल और बिहार से हमारा संबंध है। जन्म हमारा पश्चिम बंगाल में हुआ, परवरिश बिहार में, पढ़ाई पश्चिम बंगाल में भी और बिहार में भी। इसका मतलब कि मैं बिहार का भी हूँ और पश्चिम बंगाल का भी। और मेरी जो शिक्षा बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि मैं किसी चीज को समझ ना पाऊं या लिख ना पाऊं। हमारी शिक्षा संघर्ष से उपजी है, संघर्ष से पढ़ा हूं और पढ़ने के बाद हमारा जीवन कुछ बिहार में बीता, किसानी में। उसके बाद मेरी नौकरी हो गई पश्चिम बंगाल बर्नपुर शेल के इसको स्टील प्लांट में। 1982 से लेकर अभी तक मैं वहीं रह रहा हूँ। सर, आपने बताया कि आप दो राज्यों से आते हैं, तो ये दो राज्यों की क्या कहानी है, इसके बारे में कुछ डिटेल में बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ, बिहार और बंगाल की सांस्कृतिक विरासत, अगर बिहार के उत्तरी बिहार को मैं लेता हूँ और बंगाल को, तो सांस्कृतिक विरासत लगभग बराबर है, दोनों में समानता देखी जा सकती है। लेकिन अगर दक्षिणी बिहार को मैं लूँ तो बिल्कुल भिन्न हो जाती है। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में, अगर पश्चिम बंगाल के उत्तरी बंगाल से कनेक्शन है तो उत्तरी बिहार से कनेक्शन है। उत्तरी बिहार की संस्कृति और उत्तरी बिहार की संस्कृति लगभग एक जैसी है। कहते हैं कि बिहार से बंगला भाषा की उत्पत्ति हुई है, यानी कि जो अंग प्रदेश है बंगाल की जननी है, बंगला भाषा की जननी है। तो एक तरह से हमारी विरासत जो है इक्वल है, बराबर नहीं भी है तो कम से कम बंगला और हिंदी आसपास है। अब ये जानना चाहेंगे, जो आपकी कविता कहानी लिखने की प्रेरणा है, मतलब वो कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है कि आपने कविता कहानी लिखना शुरू किया पढ़ाई के बाद? क्योंकि आपने कहा कि आप किसानी से बिलोंग करते हैं, तो एक किसान कविता कहानी के बारे में कैसे सोच सकता है, कैसे लिख सकता है, एक प्रेरणा कहाँ से मिलती है उसको, इस बारे में थोड़ा जानना चाहिए। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हमारा परिवार उस तरह का नहीं था कि मैं साहित्य की ओर अग्रसर होता। मैं एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, और ऐसे परिवार में जन्म लेना
जिसके पास संघर्ष ही संघर्ष था। खाने के लिए, ओढ़ने पहनने के लिए संघर्ष था। मेरे दादा पश्चिम बंगाल, कोयलांचल, शिल्पांचल में इसलिए गए कि कमाना है और कमा करके जीवन गुजर बसर करना है, परिवार को जिलाना है। दादाजी मेरे शेल के इसको स्टील प्लांट में बहुत ही मिनिमम रेट पर सर्विस की है। उससे शायद जिंदगी नहीं चल सकती थी। उसी कारखाने में मेरे पिताजी की भी नौकरी लगी और उसी कारखाने में मैं थी। यानी कि मेरी जो संस्कृति है, मेरा जो व्यवहार है, मैं जिस परिवार से गुजर रहा था उस परिवार में शिक्षा का कोई स्थान नहीं था। लेकिन मुझे पढ़ने की बड़ी चाहत थी। मैं चाहता था पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी करना, अच्छी पोजीशन पर जाना। लेकिन हमारा परिवार, हमारी परिस्थिति अलाउ नहीं की, तो मुझे नौकरी करनी पड़ी। पढ़ाई छोड़ करके नौकरी करनी पड़ी। रही बात शिक्षा से साहित्य पर क्या है, तो मैं जब गांव में रहा और हमारे संघर्षों में, हमारे गांव में नाटक हुआ करता था। मैं नाटक लिखना शुरू किया, उसकी प्रस्तुति देना शुरू किया, कविताएं लिखना शुरू किया। तब तक मुझे ये एहसास नहीं था कि मुझे साहित्य की दुनिया में रम जाना है। बस एक इंटरेस्ट के तौर पर मैं लिख रहा था और पढ़ रहा था। और उन्हीं दिनों मैंने प्रेमचंद को पढ़ा, कई ऐसे उपन्यास, गुलशन नंदा को भी पढ़ा, मनोज पैकेट बुक्स पढ़ा, कई जासूसी उपन्यासों को भी पढ़ा। पढ़ते पढ़ते मुझमें ये अभिलाषा जगने लगी कि यदि मैं लिखूं तो किस तरह से लिख सकता हूं। तो पहले मैंने कविताएं लिखी। उसके बाद 1985 में, उन दिनों सारिका निकल रही थी, दिनमान टाइम्स, सरिता, कादम्बनी, धर्मयुग जैसे बड़ी बड़ी पत्रिकाएं थी। तो मैंने सारिका में एक छोटी सी कहानी भेजी और छप गई। तो मुझे एहसास हुआ कि यार मैं भी तो कुछ लिख सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ साहित्य की दुनिया में। तो वहां से मैं लिखना प्रारंभ करता हूँ और साहित्य में रमना, जिसको कहते हैं साहित्य में विचरना, क्या कुछ हो रहा है साहित्य में, जानने की ललक, पढ़ने की ललक, ये जगी और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चला आया अब तक। किस सन में की बात है ये कि आपने? ये 1985 के आसपास। और 1986 में हंस, जुलाई 1986 में पुनः हंस शुरू होती है और धीरे धीरे कई पत्रिकाएं बंद की ओर जाती है। हंस का उदय होता है। हंस जिसके संपादक राजेंद्र यादव थे, राजेंद्र यादव ने रचनात्मक ऊर्जा उन लोगों में भर दी जो विचारों से साहित्य को ऊर्जावान्वित कर रहे थे। उनके साहित्य में विचार आने लगे थे, संघर्ष आने लगे थे, आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी कहानियां आने लगी थी। तब मेरी एक कहानी 1989 में कतार में छपी।
उसके बाद हंस में छपी, कथा देश में छपी, और तब से मैं छपते आ रहा हूँ, लिखते आ रहा हूँ, और मेरे कई कहानी संग्रह आ गया। तो आपने 1989 में जो पहला लिखा था, पहला लेख, पहली कहानी, वो किस विषय पर थी? और आपको क्यों लगा कि इस विषय पर लिखना चाहिए? वो हम जाए तो जाए कहाँ पहली कहानी मेरी नहीं थी, उसके पहले और भी कहानियाँ मैं लिखी थी। तो मैंने जो कहानी लिखी, और हम जाए तो जाए कहाँ, एक बिहार से और एक बंगाल से, मैंने कि एक कोयलांचल से कोई बिहार जाना चाहता है और कोई बिहार से कोयलांचल की ओर आना चाहता है। ये एक ऐसा अंतर संबंध है कि जिसको समझने के लिए आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी। और नक्सलवाद उस समय पूरे चरम पर था नक्सलवाद, बिहार में भी और पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आ चुकी थी, और बिहार में परिवर्तन का दौर चल रहा था। तो उस दौर में एक आदमी जो नक्सल मूवमेंट से लड़ते हुए गांव से शहर में भागता है, और एक जो शहर में रह कर करके मजदूरी करना चाहता है, और जो मार्क्सवादी आंदोलन होता है उससे उब कर कर वो गांव की ओर जाना चाहता है। लेकिन न तो गांव में शांति है न शहर में, तो जाए तो जाए कहाँ। अभी तक आपके कितनी संग्रह जो है प्रकाशित हो चुकी है? अभी तक मेरे 6 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 4 कहानी संग्रह और 3 कविता संग्रह, 7 हो गए। अभी तक आपने जिस कविता और कहानियाँ जिन भी मुद्दों पर लिखी, सबसे ज़्यादा आपके नज़दीक कौन सा विषय रहा है जो आपको लगता हो कि हाँ ये मेरा पसंदीदा है? ऐसा कौन सा विषय है? राजेंद्र यादव कभी कभी मुझसे पूछा करते थे कि अच्छा बताओ तो तुम्हारी कौन सी सबसे अच्छी कहानी है। मुझे लगता है कि भाई मेरी नज़र में जनता, पाठक जिसको पसंद करे वही अच्छी कहानी होती है, और किसी भी रचनाकार के लिए पाठक अहम होता है। तो पाठक की दृष्टि से जो कहानी अच्छी लगी, मेरी कहानी, वह मेरे लिए उपयुक्त है। लेकिन हवा में एक कहानी छपी थी, हंस में एक कहानी छपी थी, हवा। हाँ, हवा शीर्षक से कहानी संग्रह भी आया बाद में। वो राजनीतिक पृष्ठभूमि की कहानी है, कैसे दलितों का दमन होता है और दलित कैसे ऊपर उठते हैं, उनके संघर्ष के बीच की कहानी है। अभी तक आपने जितने भी कहानी संग्रह, कविता संग्रह लिखा, आपने कई साहित्य पढ़े और कई साहित्य आगे लिखने के उसमें, तो आपको पहले के साहित्यों में और अब के साहित्यों में क्या फर्क या अंतर क्या नजर आता है? आपको क्या लगता है कि पहले के साहित्यों में वो चीज़ थी और अब के नहीं, या फिर अब के साहित्यों में वो बात है जो पहले के नहीं, ऐसी कोई बात? हाँ, पहले का परिवेश, अब प्रेमचंद जिस समय लिखते थे जी, अगर प्रेमचंद की कहानियों को आप पढ़ें तो उनके कहानियों में या उनके उपन्यासों में आज के समय का जिक्र नहीं मिलेगा। उनका सामाजिक परिवेश कुछ और था, आज़ादी का मूवमेंट था, जातिवाद भी उस तरह से चरम पर नहीं था।
लेकिन इन दिनों और साइंस विज्ञान पर जो चीजें लिखी गई, उस समय प्रेमचंद के पास विज्ञान भी नहीं है और मनोविज्ञान तो है, लेकिन इन दिनों जो उपन्यास आए या जिन कथाकारों ने लिखा है, वो कल के परिवेश से अलग हट करके है। जैसे रह गई दिशाएं इसी पार, संजीव का एक उपन्यास है। साइंस और सोशल साइंस को सामाजिक यथार्थ कैसे दिया जाता है, ये संजीव के पास एक कला है, एक कलात्मक दौर की कहानी है। तो जैसे आपने अपने साहित्य पढ़े और आपने बताया कि पहले के और आपने एक सबसे बड़ा फर्क है तो वैज्ञानिक सोच उस समय नहीं थी। उस समय परिवेश कुछ और था जिसको लेकर के लिखा गया, और अब परिवेश कुछ और है जिसको लेकर लिखा जा रहा है। आपको साहित्य में सबसे बड़ी खामी क्या नजर आती है, या फिर कहीं की खूबी क्या नजर आती है कि साहित्य किसी भी पहलू को छू लेता है या फिर किसी को छोड़ देता है? ऐसा क्या है साहित्य में? देखिए, साहित्य हर पहलू को छुआ है। और पहले काम था साहित्य का कि प्रेमचंद ने कहा कि साहित्य वो मसाल है जो राजनीति के आगे आगे चलती है, लेकिन इन दिनों साहित्य वो मसाल हो गया है जो राजनीति के पीछे पीछे चल रहा है। ये फर्क है, ये बुनियादी फर्क है। और संजीव जैसे कथाकार कहते हैं कि लेखक कायर होता है, और आज जो सामाजिक परिस्थिति है और इस परिस्थिति पर कोई कहानी लिखे और वो जान जाए कि हमारी परिस्थिति को लेकर के लिखी जा रही है चीजें, तो एक डर, एक भय पैदा कर दिया जाता है राजनीतिक तौर पर। तो ये डर का माहौल है, लेकिन इस डर के माहौल में भी साहित्य बड़े ही धैर्य से खड़ा है और लिखी जा रही है चीजें, बदलाव के लिए लिखी जा रही है। हाँ। आपने बात किया राजनीति की, तो इसी से सवाल कि वर्तमान परिस्थिति में देश की राजनीति किस मुहाने पर खड़ी है और साहित्य पर इसका क्या असर पड़ रहा है आपकी नजर से? आज की जो राजनीति है पूरे देश को गुमराह कर रही है। कहीं क्षेत्रीय पार्टी है तो कहीं राष्ट्रीय पार्टी, ना एक मत है ना एक संघर्ष है। मतों के आधार पर बटी हुई राजनीतिक पार्टियां देश के हित में काम नहीं कर सकती हैं। देश हित के अनुसार उनका मत होना चाहिए। अगर पार्टी हित के अनुसार वो काम करेगी तो देश हित नहीं होगा। तो देश हित के लिए जो काम करे, और मूल रूप से हमारे देश में क्या है, मूल रूप से अगर उत्तर भारत में ले तो जातिवाद एक मुख्य मुद्दा है। जातिवाद कैसे खत्म, राजनीति से जातिवाद कैसे निकले और कौन निकालेगा, इसका दायित्व तो कौन लेगा, कौन इसके लिए संघर्ष कर रहा है? आज सरकारें सबसे पहले ये तय कर रही है कि हमारा कौन सा लीडर किस जाति से बिलोंग करता है और उसको कौन सा विभाग देने से हमारी सरकार बची रहेगी। जब ऐसी राजनीति होने लगेगी, इतनी गंदी राजनीति होने लगेगी, तो देश का विकास हो ही नहीं सकता है। देश की जनता को गुमराह करने की बात होती है। तब साहित्य का दायित्व बढ़ जाता है।
राजनीति को हम कैसे कंडेम करें, कैसे रोकेंगे। लेकिन साहित्य में भी कम खेमेबाजी नहीं है। और 3 जो प्रगतिशील लेखक की जो पार्टी है, जो साहित्यिक पार्टी है, प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और जन संस्कृति मंच, इन तीनों का मत भिन्न है। तो विभिन्न मतों से जो अराजकता है पार्टियों के अंदर, आप खत्म नहीं कर सकते। आपको एक मंच पर आना होगा, एक तरह की बात कहनी होगी, जनता की बात कहनी होगी, और जनता के बीच आपकी कहानी जानी चाहिए, आपके उपन्यास जाना चाहिए, आपकी कविताएं जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि देश की सरकार नजर रखी हुई है कि कहीं कोई ऐसी किताब न आए, कोई कवि ऐसी कविता न लिख दे, कोई कहानीकार कोई ऐसी कहानी न लिख दे कि हमारे विरोध जाए। उन्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन निर्धारक कैसे होगा, कैसे लोग समझेंगे कि आप सही कर रहे हैं, जबकि देश ये 1.5-2 वर्षों में देश की परिस्थिति कहाँ गई। हम आर्थिक रूप से कमजोर हुए, हम मानसिक रूप से कमजोर हुए, हम स्वास्थ्य के रूप से कमजोर हुए। हमारी कमजोरियां हमें किस ओर ले जा रही है। आप जानते हैं पूरे देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ी? बेरोजगारी इसलिए बढ़ी कि सरकार की जो शिल्पगत नीति है वो सही नहीं है। जहां देश के नवरत्न कोल, सेल, भेल, रेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ा बड़ा विकास उससे होता है, बड़ा बड़ा काम होता है। एक समय था कि निजीकरण से राष्ट्रीयकरण किया गया और फिर से उस नीति को कि राष्ट्रीयकरण, जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको निजीकरण कर दिया जाए। और फिर एक समय आएगा कि फिर राष्ट्रीयकरण से निजीकरण की ओर जाओ। कोई ऐसी ठोस राजनीति बनाओ कि हमारा उद्योग भी बचा रहे और देश की जनता भी बची रहे और बेरोजगारी भी न बढ़े। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है। आपने कहा जातिवाद, तो जातिवाद से कोई भी वर्ग अछूता नहीं है, कोई भी राजनीतिक पार्टियां हों या फिर और भी सामाजिक मुद्दे हों, जातिवाद से कोई अछूता नहीं रहा और जातिवाद से ना ही साहित्य अछूता रहा। इस बात को आप कितना मानते हैं? एकदम 100%। जातिवाद साहित्य में भी है और राजनीति में भी है। जिस दिन साहित्य राजनीति, साहित्य जाति से निकल आए और राजनीति भी जाति से निकल आए तो देश का सही विकास होगा। और जात तभी खत्म होगी जब देश के विकास के लिए देश की शिक्षा नीति बनाई जाएगी। और शिक्षा नीति ऐसी हो कि पूरे देश की एक शिक्षा नीति हो, एक तरह का सिलेबस बने। और जाति नाम की जो चीज है
वहां से समाप्त हो, ताकि जो इंटरव्यू हो स्वच्छ और साफ हो, तभी जाकर के कुछ बात बनेगी। विकास की तभी हम बात कर सकते हैं। जातिवाद की बात हो रही है तो क्या आप कभी भी इसका शिकार हुए, इस तरीके के जातिवाद, साहित्य में जातिवाद है तो आपको लगा कि मैं इस जाति से आता हूँ, इस वजह से शायद साहित्य में मैं ज़्यादा लोगों के तक पहुँच नहीं सका, ऐसा कुछ आपको कभी महसूस हुआ? नहीं, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं जातिवाद से निकल चुका हूँ और मेरा लक्ष्य है एक अच्छी गुणवत्ता वाली कहानी लिखना और प्रस्तुति कर देना। मैं उसी के खिलाफ लिखता हूँ ताकि जातीयता का संकट हमारे साथ न रहे। हाँ, यहाँ दो तरह का संकट आ गया है। दो तरह, अगर एक जाति छूटती है तो दूसरे तरह की जाति आ जाती है। एक तरफ बुद्धिजीवी वर्ग दो खेमों में बटे हुए हैं। एक वो जो मूल रूप से रचनाकार है, एक वो जो प्राध्यापक है और कहते हैं कि मैं रचनाकार। तो प्राध्यापकीय जो रचनाकार होते हैं, अगर मूल रचनाकार पर हावी होने लगेंगे, उनकी रचनाओं को कंडेम करने लगेंगे कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए, और जहां मिलजुल करके, जहां एक मत ना हो, मत जहां नहीं मिलता है, ठीक है, विषयांतर के तौर पर मत नहीं मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मत नहीं मिल सकते हैं, लेकिन जो चीज है, जो कहानी है, जो कविता है, जो उपन्यास है, सही मायने में अगर वो सामाजिक स्तर पर अच्छी है तो उसको अच्छी कही है। हाँ, उसकी कमियों को आप दर्शाइए, लेकिन उसको यह कह करके खारिज कीजिए कि भाई इस प्रांत की है, इस जात की है, इस ए की है, तो यह ठीक नहीं है। जी। आपने कहा कि आपने लगभग 3 कहानियाँ और 4 कहानियाँ और 3 कविताएं लिखी हैं, वो कौन कौन सी? 4 कहानी संग्रह, हवा, काले फूल का प्रेम, राम अवतार की भैंस, भूर्भुव स्वाहा, ये 4 कहानी संग्रह आ चुके हैं, और 2 कविता संग्रह और है ईश्वर का हिंदू और आस्था की पट्टी पर, और स्वाद भर शब्द आने वाला संग्रह है। जो स्वाद भर शब्द आने वाला है वो किस बारे में, किस कविता संग्रह है। कविता संग्रह में जो कविताएं होती है सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भी है, तो कविताओं की अपनी भावनाएं होती है, कविता के अपने भाव होते हैं, उसको मैंने लिखा है। जो कहानी से छूट जाती है तो कविता में लाना पड़ता है, जो कहानी कविता से छूट जाती है उसको कहानी में लाना पड़ता है, और इन दोनों से जो छूट जाती है, जो बड़ा विचार होता है, उसको उपन्यास में परिवर्तित करना पड़ता है। आप साहित्यकार हैं, तो एक साहित्यकार के नजरिए से देश के विकास के लिए क्या क्या कार्य जरूरी है वर्तमान में? अगर मेरी नज़र से देखा जाए और पूछा जाए, अगर मेरे सोच को लागू किया जाता है, तो सबसे पहले इस देश की जो शिक्षा नीति है उसको बदलना होगा। ये सीबीएसई बोर्ड, ये एनसीईआरटी बोर्ड, ये बंगाल बोर्ड, ये बिहार बोर्ड, ये फलाना बोर्ड, इसको खत्म करके एक बोर्ड, एक काउंसिल
एक तरह का सिलेबस तैयार करें जो पूरे हिंदुस्तान में चले, और हिंदुस्तान का गरीब बच्चा भी उस सिलेबस को पढ़े और अमीर बच्चा भी उस सिलेबस को पढ़े, और पढ़ कर करके जो इंटरव्यू हो, जो परीक्षा फल हो, वो पता चलता है कि कौन कितना आगे जा सकता है। उसके आधार पर भी उसमें जात ना हो, एक ऐसा कोड नंबर दिया जाए, जब रिजल्ट हो, जब रिजल्ट बनाना हो, तो कहीं से पता ना चले कि वो बच्चा किस जाति से बिलोंग करता है। अगर वो अच्छे अंक लाता है तो अच्छे अंक देने चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ, तभी देश का विकास होगा। तो आपके नजरिए से क्या जाति की वजह से अच्छे अंक का अभाव रहता है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अभाव रहता है। हमारे अच्छे बच्चे पिछड़ भी जाते हैं जाति के हाँ वजह से। हाँ। नई शिक्षा नीति जो आई हुई है, आपने शिक्षा की बात की कि देश के विकास के लिए सबसे जरूरी काम जो है मेरी नज़र से शिक्षा है। तो नई शिक्षा जो नीति आई हुई है वो क्या आपके लिए, आपकी नज़र से सही है? क्या वो जिस तरीके का आप चाहते हैं विकास, उस तरीके का विकास कर पाएगी? देखिए, ये जो शिक्षा नीति आई है निचले स्तर की नीति नहीं है, ये उच्च वर्ग के जो उच्च शिक्षा नीति है उसमें बदलाव किया गया है। और उस बदलाव में यह है कि 2 सालों से ये जो कोरोना काल में जो बच्चे पास किए हैं, 100% बच्चे पास किए हैं, उसका भविष्य किस ओर जा रहा है। माध्यमिक पास कर गया है तो एचएस में एडमिशन नहीं ले रहा है, एचएस पास कर गया है तो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं हो रहा है। जो इस तरह से अंत तक ये होता है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक बच्चे जो है संघर्ष कर रहे हैं। हमारे देश का बच्चा राष्ट्रीय संपत्ति, हमारे देश के बच्चे को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना चाहिए कि अगर कोई राष्ट्रीय संपत्ति है इस देश का, तो इस देश की भूमि और इस देश का बच्चा, ये 2 ही राष्ट्रीय संपत्ति होनी चाहिए कि राष्ट्र जिसको चाहे, अगर राष्ट्र को जमीन की जरूरत है तो जमीन ली जाए कि हाँ भाई ये राष्ट्र की जमीन है और राष्ट्र हित में इस जमीन को लगाया जाए, ये राष्ट्र का बच्चा है, राष्ट्र हित में लगाया जाए, तभी देश का विकास होगा। अगर बच्चा कोई खेल में अच्छा करता है तो उसे खेल की ओर ही अग्रसर किया जाए, उसका जिस ओर मन लगे, जिस ओर उसका विकास जाए, उस ओर मोड़ना चाहिए। हालांकि नई शिक्षा नीति में इस बात का बेहद ध्यान रखा गया है कि बच्चा जो चाहे अपनी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट विषय से लेकर के क्षेत्र तक अपना चुनाव कर सकता है। ये नई शिक्षा नीति के तहत है। नहीं तो चुनाव तो बच्चा अपने ही अनुसार करता है जी। लेकिन एडमिशन कहाँ होता है? अगर किसी बच्चे को मैथ पढ़ने की इच्छा है, मान लो कि मेरा मैथ में कम नंबर आ गया है और पढ़ने की इच्छा है, तो पहले तो उसका एडमिशन ही होगा अच्छे कॉलेजों में, उसकी इच्छा को मार दी जाएगी। नहीं, तुम ये सब्जेक्ट छोड़ो, ये सब्जेक्ट में तुम्हारा एडमिशन होगा। उस सब्जेक्ट में उस बच्चे का मन नहीं लग रहा है, लेकिन मजबूरन उसको लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति ऐसी है कि परसेंटेज, अगर फर्स्ट क्लास है तो पहले उसका एडमिशन लिया जाएगा, पहले उसकी प्राथमिकता दी जाएगी। जो कम नंबर लाया है वास्तव में वो उसके काबिल है, नहीं तुम्हारा मार्क्स ठीक नहीं है, तुम्हारा परसेंटेज ठीक नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो मनोबल को तोड़ने वाली जो नीतियां हैं, चाहे वो बच्चों का हो, किसानों का हो, मजदूरों का,
उस नीतियों का बहिष्कार करना चाहिए, उस नीतियों को तोड़ना चाहिए। एक चीज़ अभी तक हम जान नहीं पाए कि जैसे आपने कहा कि शिक्षा हुई और आपने फिर धीरे धीरे पत्रिकाएं, कहानियां पढ़ना शुरू किया, उसके बाद आपको लगा कि साहित्य में आना चाहिए, ठीक है। तो एक जो हर किसी की जो साहित्य की यात्रा है वो हमेशा संघर्षों से भरी रही है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके साथ भी वही चीज़ें रही हैं जो अन्य साहित्यकार ने संघर्ष भरा जीवन जिया, कि साहित्यकार हर कोई ये एक तरीके से करना नहीं चाहता आज के दौर में, क्योंकि इसमें ना रुपया है और ना ही आपको आसानी से कुछ भी चीज़ हासिल नहीं होती इसमें, है ना। तो आपकी नज़र से क्या ये संघर्ष भरा रहा है आपका ये साहित्यकार का जीवन? हमारा जीवन तो संघर्ष से रहा और संघर्ष ने ही मुझे लेखक बनाया। किस तरह का मतलब? मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो पारिवारिक जो परिचय है यह है कि मैं एक जनसाधारण परिवार में पैदा लिया, जहाँ कमाना और खाना की नियति थी। उस नियति से लड़ने के लिए जब मैं साहित्य में आया तब पता चला यह भी एक रास्ता हो सकता है मुझे आगे जाने का, मेरे आगे जाने का। तो मैंने साहित्य को चुना। हालांकि हमारे पीछे जो बैकग्राउंड है बहुत ही संघर्षशील जीवन रहा है। जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही संघर्षशील रहा है। मैंने किसानी की है, मैं किसानी करते हुए पढ़ा। मेरे पिता को कैंसर हो गया था, मेरे आगे से लालटेन छीन ली जाती थी, तुम नहीं पढ़ सकते हो, फिर भी मैं पढ़ा क्योंकि मैं समझता था कि अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना अनिवार्य है और पढ़ाई ही मूल रूप से जीवन को बदल सकता है। और साहित्य कुछ देता नहीं है, न रुपया देता है, न पैसा देता है, हाँ एक सम्मान का जीवन जरूर देता है। मनुष्य बनने की जो कला अगर किसी में छुपी हुई है तो साहित्य में छुपा हुआ है। साहित्य और जिसने इस कला को झील लिया वो हर किसी का विरोधी भी होता है। राजनीति का विरोधी हो जाएगा, एंटी सोशल अपराध का विरोधी हो जाएगा, क्योंकि अपराध के विरुद्ध लिखना है। राजनीति अगर गलत राजनीति है, गलत अगर उसमें ये है तो उसके विरोध में उसको लिखना है। तो आप एक तरफ जनता की जो चीज है जनता से लेते हैं और जनता के बीच ले जाकर के छोड़ते हैं। और बहुत से साहित्यकार सोचते हैं कि ये जो हम जनता के बीच छोड़ दिए इस पर जनता का प्रभाव जाएगा, तो जनता का प्रभाव नहीं जाता है। इसलिए नहीं जाता है कि हमारी 80% जनता जो नीपढ़ है आज भी, जो अनपढ़ है, वो कहानी और कविताएं नहीं पढ़ती। उनको संघर्ष से, उनको रोजी रोटी से फुर्सत नहीं मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत सारी जानकारी दी। आपने मुझे इतना समय दिया, गांव के लोग के यूट्यूब चैनल को आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए, तमाम हस्तियों से मुलाकात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।